हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक एकेड चैनल पर। और आज हम यहाँ पर 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम हो गया या किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड अगर उनका कोई भी कंपटीशन है, उस पर्पज़ से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ ही साथ 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और इस चैप्टर को, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम के हो, बहुत अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को यहाँ पे समझ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप उन तक ज़रूर शेयर करें जो कॉमर्स से स्टडी कर रहे हैं, 11th क्लास में हैं जो स्टूडेंट्स या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने भी देखा है कि यूट्यूब पर आपको इंग्लिश में कंटेंट भर भर के मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में आपको भर भर के मिल जाएगा, सॉरी हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश में आपको भर भर के मिल जाएगा कंटेंट, लेकिन हिंदी में आपको बहुत कम, ना के बराबर ही मिल पाता है। मैंने खुद ढूंढ के देखा, मुझे नहीं दिखा, ठीक है ना, मिल पाया। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे अपनी नॉलेज को आप तक शेयर करना चाहिए। जिन लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी और उन तक ये कंटेंट पहुंच पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, व्यवसाय की प्रकृति उद्देश्य क्या होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यवसाय का अगर हम अर्थ की बात करें, व्यवसाय के अगर हम अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे हमारे व्यवसाय का जो शाब्दिक अर्थ है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजी शब्द से बना है। किससे बना है? बिजी शब्द से बना है। जैसा कि हम व्यस्त, जिसमें कहा जाता है व्यस्त रहना। तो यहाँ पे ये क्लियर होगी, अगर बिजनेस की हम उत्पत्ति कहें कि बिजनेस की जो उत्पत्ति हुई है वो बिजी शब्द से हुई है, ठीक है, जिसे हम व्यस्त रहना कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत होता क्या है? व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं आती हैं, वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान, मतलब क्या है, विक्रय या विनिमय या उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होती हैं, जिससे क्या जो उसके उपभोक्ता होते हैं उनकी क्या है, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके और उससे क्या है, लाभ कमाया जा सके, मतलब हम कमाई कर सकें। मतलब अपनी जो हम जीवन शैली चलाने के लिए जो अर्निंग करते हैं वो क्या है, व्यवसाय ही होता है हमारा, जिससे हम क्या है, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ अर्निंग करते हैं, अपनी फैमिली चलाने के लिए कुछ अर्निंग करते हैं, तो वो हमारी क्या है, व्यवसाय आ जाता है। मतलब आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं। आगे बाकी हम आगे समझेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ें तो यार व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं। व्यवसाय की विशेषताओं की बात की जा रही है कि व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है आर्थिक क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। तो व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। देखिए व्यवसाय, ये सबको पता है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है। कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया होती है जो धन या आजीविका चलाने के पर्पज से की जाती है। लेकिन उसमें बस डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो नए बच्चे 11th क्लास में आते हैं उनके लिए तो काफ़ी हो जाता है, या जो नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बिल्कुल। तो आर्थिक क्रिया की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रिया क्या होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं फिलहाल, फिर भी मैं बता देता हूँ। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो जिससे हम क्या है, धन कमाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर में दान कर दिया, किसी भिखारी को हमने पैसे दान कर दिए तो हमारा आर्थिक क्रिया हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो ये आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा। हो सकता है भिखारी के लिए वो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाए कि उसका डेली का काम है, फिलहाल हमारे लिए वो नहीं है, ठीक है। या अगर बात करें जैसे हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमें दादा नानी मामा होते हैं, वो हमें क्या कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया में नहीं आता है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ आर्थिक क्रिया की अगर बात करूँ कि मान लो हमारे घर में कोई साइकिल बेकार पड़ी थी, वो हमने बेच दी, तो उससे हमें कुछ अर्निंग हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आर्थिक क्रिया में आ गई। आर्थिक वो हमारी अननेसेसरी पड़ी थी, हमने बेच दी, क्योंकि आर्थिक क्रिया या आजीविका चलाने के लिए जो हम धन कमाने के पर्पज से जो
परफॉर्म करते हैं या जो हम बिजनेस या व्यापार जो करते हैं उसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी का मतलब है कंटिन्यूटी, सेल परचेज मतलब विनिमय में वितरण की बात कही जा रही है, ठीक है। अब उत्पादन में वितरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, व्यवसाय में सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिससे क्या होता है गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सारी क्रियाएं जो आती हैं वो उत्पादन वितरण के अंतर्गत आती हैं, जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आता है वस्तुएं एवं सेवाओं के लेन देन, वस्तुएं एवं सेवाओं के लेन देन की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ व्यवसाय के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। वही बात आई कि मैंने कहा कि व्यवसाय के लिए हम कोई भी जो वस्तु उत्पादन कर रहे हैं या सेवा हम जो प्रोवाइड कराते हैं उसका लेन देन अति आवश्यक, इसके बिना व्यवसाय नहीं हो सकता। जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा विक्रय करके प्राप्त की गई हैं उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है, वो भी रेगुलरिटी, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। नियमित लेन देन की बात की जा रही है, नियमित लेन देन जिसमें हम क्या करेंगे, तो भाई नियमित लेन देन हमारा हो गया, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय नियति या बार बार होना चाहिए, नियति मतलब बार बार होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऊपर आपको बता चुका, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अर्निंग मोटिव होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय का जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग मोटिव होता है, अदरवाइज अगर वो इस मोटिव को फुलफिल नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस क्या लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किसी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर निर्भर करता है, इसलिए व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं छठा पॉइंट है हमारा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस में, मतलब अनिश्चितता अनसर्टेनिटी रहती है कि भैया देखो उसमें जोखिम की भावना, जोखिम बना रहता है, जरूरी नहीं है कि लाभ ही लाभ हो, जोखिम भी हो सकता है और ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है कि लाभ होना है या हानि होनी है, ठीक है, मतलब इसीलिए कहा है अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। उसके बाद आता है जोखिम का तत्व, जोखिम के तत्व की अगर बात करेंगे तो क्या है कि एलिमेंट ऑफ द रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सभी व्यावसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम व अनिश्चितता का तत्व रहता है, मतलब कोई भी व्यावसायिक क्रियाओं सभी में जोखिम तो रहना ही है, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी भी रहनी है। ये जोखिम हड़ताल, आग चोरी या उपभोक्ता की रुचि में बदलाव इत्यादि संबंधित हो सकता है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड हो सकते हैं। भैया कहीं हड़ताल हो जाए, मतलब जैसे एम्प्लॉय हड़ताल कर दें, चोरी हो जाए, उपभोक्ता की रुचि बदल जाए, तो ये सारे क्या है जोखिम हो गए, मतलब एलिमेंट ऑफ मतलब रिस्क ऑफ बिजनेस हो गए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जैसे आप देख रहे हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे जो हैगा ये व्यवसाय नहीं है, ठीक है, ये पेशा, यहाँ पे रोजगार है, सॉरी पेशा ही हो गया, यहाँ पे हमारा रोजगार है, ठीक है, रोजगार। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं हमारे व्यवसाय में क्या होता है, इसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक, जैसे व्यापार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉप वगैरह हो गई। या अब पैसे की अगर हम बात करें तो पैसा क्या होता है, जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान का मतलब है कोई डॉक्टर है भाई, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ऐसे आप लेके दवाइयाँ वगैरह लेके बैठ जाएँ, ठीक है, तो या CA है तो उसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता प्राप्त करके समाज को अपनी सेवाएं देता है तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है, ठीक है, इससे बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है, जो कुछ भी हो सकती है, नॉमिनल फीस रहती है इसकी, ठीक है। तो व्यवसाय में हम क्या कहते हैं अर्निंग करते हैं, ठीक है, लेकिन पेशा में हम फीस वसूलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोजगार क्या होते हैं, यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है और बदले में उससे मजदूरी या वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है, ठीक है, जैसे इसमें श्रमिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अब इसमें हमारा देखो जो था व्यवसाय में बिक्री, ठीक है, मछली पकड़ना, बैंकिंग, परिवहन, ये सब हमारे व्यवसाय में आ गए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें पेशा में हमारे कानूनी मतलब वकील हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें रोजगार तो रोजगार में प्रबंधक, सेल्समैन, ये सारे रोजगार से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में
अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसमें अंतर बताए गए हैं, ठीक है। व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना की गई है। तो आधार हमारा प्रारंभ करने का क्या होगा, व्यवसाय को प्रारंभ करने का होगा, व्यवसाय निर्णय द्वारा या कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करके शुरू किया जाता है, ठीक है। व्यवसाय हमारा मतलब कोई निर्णय या कानूनी कार्रवाई अगर उसमें करने की है, कोई लाइसेंस वगैरह इशू कराएंगे तो वो कार्रवाई पूरी करने के बाद हम उसे प्रारंभ कर सकते हैं। पेशा क्या है, संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर आरंभ किया जा सकता है। भाई अगर हम डॉक्टरी की है तो क्या उस जब तक हमें उसकी डिग्री नहीं मिलेगी, हम क्या है अपना क्लिनिक लेके नहीं बैठ सकते, या कहीं मतलब हम ये नहीं कर सकते जब तक हमें उसका कुछ हमारे पास ऑथेंटिक डिग्री वगैरह ना हो। फिर रोजगार की अगर बात करें तो इसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करना, ठीक है। मतलब रोजगार में जो काम के लिए रखा जा रहा है हमें, क्या वो हमें क्या है स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्किल से रिलेटेड क्या है, हमें सैलरी वगैरह, और जो हमारे एम्प्लॉय होगा वो हमें नियुक्ति पत्र देगा कि आपको इस तारीख से ज्वाइन करना है, मतलब हम सेवा दे रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद में कार्य की प्रकृति क्या जी, देखो अगर व्यवसाय की बात करें तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व लेन देन होता है, ठीक है। व्यवसाय में कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। पेशा क्या होता है, अपनी विशिष्ट सेवाओं को व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। डॉक्टर है अपनी जो उनने भाई विशिष्ट जो ज्ञान उसने जो कमाया है, अपनी जो स्टडी की है उसमें, तो उसके आधार पे क्या है व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। उसके बाद में रोजगार क्या है, रोजगार में अगर बात करें कार्य की प्रकृति, तो जो काम मालिक सौंप दे वही पूरा करना है। भाई आपने अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको काम दिया जाता है वही आपको करना पड़ेगा। अब योग्यताएं की बात अगर करें तो व्यवसाय में तो किसी प्रकार की कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पेशा क्या है, क्योंकि इसमें व्यवसाय में कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। कि भाई पढ़ा लिखे का एक अलग तरीका होगा और अनपढ़ का, ठीक है। पेशा अब बात करें तो इसमें क्या औपचारिक योग्यता का होना जरूरी है। पेशा है तो इसमें तो जाहिर सी बात है औपचारिक योग्यता होना जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। और रोजगार की बात करें तो मालिक द्वारा जो योग्यता निर्धारित की जाएंगी कि भाई इसमें बीकॉम चाहिए, इसमें इंटर चाहिए, तो उतनी योग्यता का व्यक्ति वहाँ पे काम कर सकता है। अब लाभ अथवा पारिश्रमिक पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं इसमें कि लाभ कितना होगा, पारिश्रमिक क्या मिलेगा, ठीक है। निवेश की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो है व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमने पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। पेशेवर में हम फीस प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अगर कहें रोजगार में तो रोजगार में मजदूरी या वेतन आदि प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पूंजी निवेश की बात करी जाएगी। पूंजी निवेश व्यवसाय के आधार एवं स्वरूप के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय कितना छोटा कितना बड़ा, उसके आधार पर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कार्यालय की स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यालय की स्थापना के लिए क्या है, सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। और अगर हम कहें रोजगार में तो रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम तो बल्कि सैलरी लेते हैं, हमें वहाँ पूंजी लगानी थोड़ी पड़ती है, हमें तो वहाँ सैलरी मिलेगी। अब जोखिम की बात करें, जोखिम की बात व्यवसाय में करेंगे तो व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, सबसे ज़्यादा जोखिम ही व्यवसाय में होता है, पेशेवर में थोड़ा कम होता है। और अगर रोजगार में तो कोई जोखिम होते नहीं, भैया कुछ भी हो, फायदा हो ना हो, हमें तो सैलरी देनी मिलेगी, ठीक है। आधार संहिता की अगर बात करें तो व्यवसाय की कोई आधार संहिता नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें पेशा, तो पेशा में क्या आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। जो नियम कायदे जो उसके बनाए गए हैं वो हमें पालन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में रोजगार में स्वामी द्वारा बनाए गए नियम महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी रोजगार में भाई जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी जो नियम बनाए गए हैं वहाँ के, वो हमें फॉलो करने होंगे। हित हस्तांतरण की अगर बात करें तो बिजनेस कुछ औपचारिकताओं को के साथ हम क्या है संभव है कि हम अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पैसे को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो मैं CEO हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं दूसरे को पैसा नहीं दे सकता कि भाई लो अब तुम कर लो, मैं नहीं करूँगा, मेरा मन भर गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वही हमारा रोजगार में हम अपनी नौकरी किसी दूसरे को नहीं दे सकते। व्यवसाय का उद्देश्य, अगर व्यवसाय के उद्देश्य की बात करें तो क्या है व्यवसाय का उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्यवसाय के उद्देश्य से अभिप्राय उस प्रायोजन से है जिसके व्यवसाय की स्थापना करी जाती है, जिस व्यवसाय की स्थापना जिस पर्पज से की जाती है, ठीक है, उसे चलाया जाता है। सही उद्देश्य का चुनाव व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। कह रहे हैं सही उद्देश्य, ठीक है भाई, सही उद्देश्य चुनाव करना व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। अगर हम सही उद्देश्य नहीं है हमारे व्यवसाय का तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो व्यवसाय के उद्देश्य बहुआयामी है। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो
भाई अगर हम सामाजिक उद्देश्य को फुलफिल कर रहे हैं तो आर्थिक उद्देश्य भी हमारे फुलफिल हो जाएंगे। अगर सामाजिक उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम आर्थिक उद्देश्यों को फुलफिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। व्यावसायिक उद्देश्य क्या होते हैं? आर्थिक उद्देश्य, जैसे उसमें क्या क्या व्यावसायिक उद्देश्य, हमारा आर्थिक उद्देश्य क्या क्या आ जाते हैं? लाभ कमाना हो गया, ग्राहकों का सृजन करना। ग्राहकों का सृजन करना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाभ कमाना तो है, सृजन करना, ग्राहकों से जितने ज़्यादा ग्राहक करेंगे तो लाभ हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे जो मेन है हमारा जो फोकस होना चाहिए ग्राहकों का सृजन करना, ठीक है। नव प्रवर्तन, वही नव प्रवर्तक होना चाहिए कि न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में साधनों का अनुकूलतम उपयोग, के साधनों का ये अनुकूलतम उपयोग है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो गया, ठीक है। जो हमारे पास साधन उनके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, ठीक है। उत्पादकता में सुधार करेंगे, वो भी हमारे व्यवसाय के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सामाजिक उद्देश्य हमारे क्या होते हैं? उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। भाई उचित दामों पर अच्छे किस्म की वस्तु हम उपलब्ध कराएं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। उचित व्यापारिक कार्यवाही को अपनाना, जो भी उचित व्यावसायिक जो कार्यवाही से मतलब है कि जो भी उसमें तरीके हैं व्यवसाय वो उचित होने चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा गलत तरीका नहीं होना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करना, कर्मचारी कल्याण के, रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, ठीक है। कर्मचारी कल्याण होगा, क्योंकि अगर हम रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं तो सामाजिक उद्देश्य इसमें पूरा हो रहा है। हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, नौकरी दे रहे हैं, तो उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। फिर कर्मचारी कल्याण के, जो हमने एम्प्लॉय रखे हैं तो उनके क्या है, उनके लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे उनके लिए मेडिकल सुविधा हो गई, ठीक है, आवास सुविधा हो गई, फ्री आवास सुविधा हो गई, ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा हो गई। तो ये चिकित्सा, रहन सहन, ये सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। समाज के विकास में योगदान, ठीक है, समाज के विकास में। तो और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा अगर हम काम करें तो क्या समाज में के विकास में योगदान रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है कि आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्यों में देखो, लाभ कमाना हमने बता दिया कि लाभ कमाने में क्या होता है, आय के व्यय पर आधिक्य को लाभ कमाना कहते हैं। जो हमारी आय है वो व्यय क्या आधिक्य, मतलब ज़्यादा है तो हमारे लिए वो लाभ होगा और कम है तो वो हमारे लिए हानि हो जाएगा। लाभ कमाना व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लाभ कमाना जो होता है व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह केवल व्यवसाय के जीवित रहने के लिए ही आवश्यक नहीं, अपितु उसके विकास और विस्तार के लिए भी आवश्यक है। भाई अगर व्यवसाय में हमें कंटिन्यूसली लॉस होता चल जाएगा तो एक टाइम आएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, लाभ कमाना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ग्राहक सृजन करना है। ग्राहक सृजन हम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्ट कर रहे हैं तो ग्राहक बढ़ेंगे, उसके साथ हमारा लाभ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहकों का सृजन, सूजन नहीं है यहाँ पे, सृजन है, ठीक है। तो ग्राहकों का सृजन है यहाँ पे, ठीक है, सूजन नहीं है, सृजन है। ग्राहकों का सृजन, व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। और व्यवसाय तभी जीवित रह सकता है जब हम ग्राहकों को उचित मूल्य पर उचित वस्तु या सेवा प्रदान करें और उन्हें संतुष्ट करें, ठीक है। तो ये ग्राहक सृजन हो जाएगा है। जब हमारे ग्राहक अगर खुश है तो जाहिर सी बात है कि हमें ऑटोमेटिक ग्राहक बढ़ेंगे, लाभ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। नव प्रवर्तक, भाई किसी भी बिजनेसमैन को क्या है, इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज, ठीक है। नव प्रवर्तक, रिस्क लेना, ये सब बात आ जाती हैं। तो नव प्रवर्तक से अभिप्राय कुछ नया करने से, मतलब नए नए आइडियाज़ इनोवेट करेगा तो नए नए उत्पाद को बनाएगा, ठीक है। नए नए तरीक़ों से क्या है कि अच्छा उत्पाद कम कीमत में उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसमें अपने विपणन, मतलब मार्केटिंग, उत्पाद के तरीक़ों में सुधार करेगा, अच्छे बाज़ार की खोज करेगा, ठीक है, इत्यादि। तो ये क्या है, प्रतियोगिता जो है, आज के प्रतियोगितापूर्ण समय में व्यवसाय की सफलता में नव प्रवर्तक अनिवार्य है। तभी वो क्या कर पाएगा, कम्पीट कर पाएगा अदर बिजनेसेस को। साधनों का अनुकूलतम उपयोग, व्यवसाय में मनुष्य, मशीनों और सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिन्हें दुर्लभ साधन माना जाता है। कैसा साधन माना जाता है, दुर्लभ साधन माना जाता है, ठीक है। और इन दुर्लभ साधनों को सीमित ही होते हैं हर व्यक्ति पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ हर व्यक्ति के पास हो। प्रत्येक व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करेगा, ठीक है। जो भी व्यवसाय या उद्यमी होता है उससे यह आशा की जाती है कि इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता करेगा। अब उत्पादकता में सुधार, व्यवसाय के विभिन्न स्रोतों से वे साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने से उत्पादकता में सुधार किया जाना आवश्यक है। तो वही बात कहिए, अगर उत्पादन में सुधार करना है तो उसे व्यवसाय में जो भी स्रोत हैं, साधन हैं, उनका क्या है,
उचित उपयोग करना होगा। सामाजिक उद्देश्य, व्यवसाय का समाज का अभिन्न अंग है। व्यवसाय जो समाज का अभिन्न अंग है, वह समाज के साधनों का प्रयोग करता है और समाज के सदस्यों को वस्तुएं सेवाएं बेचकर लाभ कमाता है। इसलिए यह उसका दायित्व बन जाता है कि समाज के लिए कुछ करे। व्यवसाय के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दे दिया कि उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं जब उपलब्ध कराएगा तो ग्राहक सृजन उसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राहक उससे संतुष्ट होंगे। उसके बाद में आ जाएगा उचित व्यापारिक कार्यविधियों को अपनाना। भाई व्यवसाय को सदैव जैसे जमाखोरी कालाबाजारी से दूर रखना चाहिए, ठीक है, उनसे बचना चाहिए, इसे भ्रम से बचाना चाहिए ताकि नकली माल बेचने जैसी अनुचित व्यापारिक जो कार्यवाही हैं उनमें संलिप्त ना हो पाए, ठीक है। रोजगार के अवसर पैदा करनी है। प्रत्येक व्यवसाय को समाज के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने चाहिए। अपनी क्रियाओं का विस्तार करना चाहिए, जिससे क्या है विकलांग लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी रोजगार अवसर अगर पैदा करते तो विकलांग लोगों स्पेशल कोटा रहता है वो रखना चाहिए। कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी कल्याण को अपने कर्मचारियों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उचित मजदूरी प्रदान करे, अलावा आवास वगैरह हो गए, व्यवसाय का आवास, परिवहन, चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समाज के विकास में योगदान, व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेता है फलता फूलता है उसके विकास में उसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। जैसा कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा व्यवसाय नहीं है, ठीक है, मेरा तो भाई सिर्फ आपको क्या है एक कंटेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। व्यवसाय तो नहीं कह सकता मैं इसे, ठीक है, तो क्योंकि व्यवसाय अगर मुझे पैसे मिल रहे थे तो व्यवसाय होता। तो निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए। पुस्तकालय, चिकित्सालय, शैक्षिक संस्था आदि स्थापित करके वह अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका, व्यवसाय में लाभ की भूमिका की अगर बात करेंगे तो व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। व्यवसाय की अगर हम लाभ कमाने की भूमिका की बात करें तो व्यवसाय जो भी करा जाता है वो ये तो क्लियर है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन केवल लाभ कमाना ही अगर उद्देश्य उसका हो गया तो व्यवसाय वो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चले। क्योंकि लाभ कमाना, केवल लाभ कमाना है, मुझे ग्राहक सृजन से कुछ नहीं लेना देना, तो जैसे जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो लाभ कहाँ से कमाओगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ग्राहक सृजन और लाभ कमाना, ठीक है। तो व्यवसाय में इसकी अहम भूमिका है जिसे निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, भाई व्यवसाय को अगर लंबे समय तक जीवित रखना है तो लाभ व्यवसाय में होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली हमें लॉस होता चला जा रहा है तो हमारा व्यवसाय क्या है एक दिन आगे बंद होना निश्चित है। व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय का विकास और विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। संचित लाभ पूंजी का एक अच्छा स्रोत है। जो हमारा संचित जो इकट्ठा करा हुआ लाभ होता है वो क्या है एक अच्छा स्रोत होता है पूंजी। जिस व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होता है उतनी अधिक लाभ का पुनः विनियोग संभव हो पाता है। भाई जिस व्यवसाय में हम जितना अधिक लाभ करेंगे तो उतने हम उसमें फिर से और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। परिणामतः क्या होगा कि उस व्यवसाय की उतना ही अधिक विकास और विस्तार की संभावना होती है। कुशलता वृद्धि के लिए लाभ वह शक्ति है जो मालिक कर्मचारी दोनों को ही अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे लाभ की परिस्थिति में कर्मचारी को बेहतर वेतन तथा मालिक को ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिससे क्या संभावना रहेगी कि इससे व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होती है। प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए, समाज में व्यावसायिक प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए व्यवसायी को सभी संबंधित पक्षकारों को संतुष्ट करना होता है। इसके लिए उसे ग्राहकों को उचित कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करानी होती हैं, ठीक है। अगर उसे अपना ब्रांड बनाना है, मतलब प्रतिष्ठा बनानी है, गुडविल बनानी है, तो क्या है अच्छी वस्तु को अच्छी उचित कीमत पर अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को क्या है उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे क्या है कर्मचारी वर्ग को उचित पारिश्रमिक देना, ठीक है। ये फिर दूसरा काम हो गया हमारा, कर्मचारी वर्ग को उचित पारिश्रमिक देना, अंशधारी को पर्याप्त लाभांश देना तथा इन सब कार्यों के लिए उचित लाभ की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी। उसके बाद में अब यहाँ पे हमारा एक चार्ट दिया व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अगर व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण की बात करें हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो हमारा पे यहाँ पे दो तरीके की हो जाती हैं। एक तो हो गई इंडस्ट्रीज, दूसरी हमारी हो गई कॉमर्स, जिसे हम वाणिज्य कहते हैं और इधर हम उद्योग कहते हैं। अब इंडस्ट्रीज में भी हमारी क्या है तीन टाइप हो गए। एक तो हमारे हो गए प्राइमरी, प्राथमिक, गौड़, सेकेंडरी, और थर्ड हमारी सर्विस या सेवा। तो प्राथमिक में अगर हम बात करें तो निष्कर्षण उद्योग हमारे आ जाते हैं, ठीक है। निष्कर्षण उद्योग हमारे आ जाते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या होता है हमारा
निष्कर्षण उद्योग, और दूसरा हमारा जननिक उद्योग, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तो हमारा एक्सट्रैक्शन आ जाता है, दूसरा हमारा जनरेटिव इंडस्ट्री आ जाता है। एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, निष्कर्षण की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कृषि, खानों से विभिन्न पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना इत्यादि हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी गौड़ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाता है, पशुपालन, मुर्गी पालन या बागवानी आदि। ठीक है, उसके बाद में सेवा में हमारे जैसा आपको बता ही दिया, पेशा वगैरह आ गया। ठीक है, ये आ जाते हैं, मतलब जो इस टाइप की कॉल सेंटर वगैरह जो हमारे होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब निर्माणी या रचनात्मक, अब गौड़ में हमारे दो तरीके हो जाते हैं, निर्माणी और रचनात्मक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, निर्माणी और रचनात्मक क्या होते हैं। अगर निर्माणी की हम बात करेंगे तो निर्माणी में हमारे क्या होते हैं कि इसके अंदर हम क्या कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और रचनात्मक उद्योग में क्या होता है कि हम इससे हम जो हमने रॉ मटेरियल कन्वर्ट करा या जो उसे है, इसमें हम कुछ नई चीज़ों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे ईंट पत्थर हो गया तो उससे मकान बनाना है, तो ये हमारे रचनात्मक कार्य में आ जाता है। अब आ जाते हैं वाणिज्य की अगर हम बात करें, कॉमर्स, इसमें हमारा क्या है, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड आ जाता है, व्यापार एंड व्यापार के सहायक। तो व्यापार में तो हमारे आपको पता ही है, देसी की बात करेंगे तो थोक हो गया, थोक व्यापार, फिर फुटकर व्यापार हो गया, रिटेल एंड होलसेल। विदेशी व्यापार में हमारा इंटरनेशनल में हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रापोर्ट, मतलब आयात निर्यात एंड पुनः निर्यात हो जाएगा। ठीक है, व्यापार के सहायक में हमारे, तो व्यापार के सहायक एक्सिलरी टू ट्रेड की बात करें, एक्सिलरी टू ट्रेड में हमारा क्या होता है, परिवहन आ जाता है, भंडारण आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, बीमा आ जाता है और विज्ञापन। तो वाणिज्य ये हमारे क्या करता है, अगर हम बात करें उद्योग और वाणिज्य, तो उद्योग और वाणिज्य मतलब उद्योग को के द्वारा जो भी वस्तुएं निर्मित की गई हैं उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम क्या करता है, कॉमर्स करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर और जो हमारे इंडस्ट्री है उनके बीच की हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। उद्योग का अर्थ, तो उद्योग का अर्थ ऊपर हम वैसे समझ ही चुके हैं, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर देते हैं। ये समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है वो उद्योग कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वे सेवाएं जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करती हैं उद्योग कहलाती हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, उद्योग को हम दो भागों में बांटते हैं। प्राथमिक उद्योगों में वे क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। प्राकृतिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं, निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री एंड द जनरेटिव इंडस्ट्री। तो इसमें वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो पृथ्वी या पृथ्वी के तल से, समुद्र तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलने से संबंध रखते हैं। उदाहरण कृषि, खानों में विभिन्न पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना इत्यादि। जननिक उद्योग, इनमें वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों में सुधार एवं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता। उदाहरण के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि। द्वितीय गौड़ उद्योग की बात कर रहे हैं। गौड़ उद्योग, इसमें क्या होता है, इन उद्योगों में प्राथमिक वस्तुओं से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनको नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो इन हमारे जो प्राथमिक उद्योग है, जो हमने बस पदार्थ प्राप्त किए हैं उनको क्या नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपास हो गया, कपास से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ठीक है, रुई बनेगी। ठीक है, उससे कपड़ा, गौड़ और गौड़ उद्योग दो प्रकार। अब गौड़ उद्योग भी हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। निर्माणी उद्योग, ठीक है, निर्माण उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे गन्ना, चीनी। निर्माणी उद्योग पुनः 4 भागों बांट डाला जाता है। अब प्राविधिक की अगर बात करें, विश्लेषणात्मक हो जाता है। विश्लेषणात्मक उद्योग की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे क्या एनालिटिकल आ गया, क्या है, टेक्निकल आ गया। ठीक, एक वस्तु से अनेक वस्तुएं तैयार करना। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पाद की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है प्राविधिक उद्योग, जिसे हम टेक्निकल कहते हैं। ठीक है, प्राविधिक उद्योग की बात करें, वह उद्योग जिनमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उदाहरण कच्चे लोहे से इस्पात, चीनी, कागज उद्योग आदि।
फिर हमारा सम्मिश्रण आ जाता है। सम्मिश्रण की अगर बात करें, ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग इंडस्ट्री, ठीक है, यह अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया औद्योगिक पदार्थ तैयार किया जाता है। उदाहरण चूना, पत्थर, जिन्स, कोयले, इसको मिलाकर सीमेंट तैयार करना, साबुन, उर्वरक आदि। उसके बाद में हमारा आ जाता है सहयोगी उद्योग। सहयोगी उद्योग की बात करें तो इसमें विभिन्न उद्योग आते हैं जो क्या द्वारा निर्मित को जोड़कर नई नई वस्तु, मतलब कई सारी जो है विभिन्न प्रकार की उद्योग से निर्मित वस्तुओं को जोड़कर एक नई उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए घड़ी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, कार आदि। रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग की अगर हम बात करें तो रचनात्मक उद्योग हमारे इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे ईंट, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल करके भवन, सड़कें, बांध, पुल आदि बनाए जाते हैं। तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र। तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र, इन उद्योगों में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित गति से चलने में सहायता करती हैं, जैसे यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन संग्रह आदि। वाणिज्य के अर्थ एवं कार्य। वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का समूह है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित है। उत्पादक तथा उपभोक्ता की वस्तु विनिमय संबंधी सभी कठिनाइयां वाणिज्य द्वारा दूर की जाती हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि उपभोक्ता एवं उत्पादक के बीच की जो भी हिंडेंसेस होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है, वाणिज्य करता है। अब व्यक्तियों से संबंधित बाधा को दूर करना क्या है हमारी, कि वस्तुओं और उपभोक्ताओं के बीच बाधा दूर करने के लिए थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी में एजेंडा आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। स्थान संबंधी बाधा को दूर करना परिवहन विभिन्न साधनों द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है। समस्या संबंधी भंडारण ग्रहण के द्वारा, कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हम बना के, क्योंकि जिस समय हमें उसकी ज़रूरत होती है उस समय उसका प्रोडक्शन करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, या उतनी स्पीड से हम नहीं कर पाते, तो उसे हम एडवांस में बना करके रखते हैं। अब उससे चीज़ को उतने टाइम तक रखना हमारे लिए क्या है भाई, भंडारण की मतलब वो हो गया, जोखिम हो गया। तो उसके लिए भंडारण संबंधी बाधाएं दूर करना, जो हमारे बड़े बड़े भंडारण गृह बने होते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वो दूर करते हैं। वित्त की एक मिनट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। वित्त की बाधा को दूर करना, ठीक है, मतलब फाइनेंस की बाधा को दूर करना बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा हल किया जाता है। जो वित्त की प्रॉब्लम होती है वो बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं दूर करती हैं। जोखिम की बाधा को दूर करना बीमा की सहायता, भाई हमारा माल कहीं दूर भेजना और रास्ते में अगर कुछ जोखिम हो जाए, गाड़ी पलट जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो उसका जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा, तो उससे वो जोखिम हम क्या है दूर करने के लिए बीमा वगैरह कराते हैं। सूचना की बाधा को दूर करना, ठीक है, सूचना वगैरह की बाधा क्या होती है? विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं तक ज्ञान की बाधा को दूर किया जा सकता है। समाधान और बाधाएं। समाधान क्या है? व्यक्तियों की बाधा व्यापार, स्थान की बाधा परिवहन में संदेह, समय की बाधा संग्रहण, जोखिम की बाधा बीमा, वित्त की बाधा बैंकिंग, सूचना की बाधा विज्ञापन। व्यापार का अर्थ है प्रकार, जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने का उद्देश्य से किया जाता है तो इसे व्यापार कहा जाता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही बात चल रही है कि क्रय विक्रय लाभ कमाना का जो उद्देश्य होगा इसे हम व्यापार कहेंगे। देशी व्यापार क्या है? इस व्यापार में देश की सीमाओं के अंदर ही वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ये देशी व्यापार कहा जाता है। मतलब कहेंगे अगर हम जो हमारी एक देश की जियोग्राफिकल जो बॉर्डर होता है उसके अंदर अंदर हम जो भी मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा देशी व्यापार होगा। इसमें हमारा थोक व्यापार आ जाता है, फुटकर व्यापार आ जाता है। थोक व्यापार में आपको पता है कि एक बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और फुटकर व्यापारी जो होता है छोटी छोटी मात्रा में खरीदता है और उसे फुटकर कस्टमरों को क्या है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार हमारा 3 प्रकार का होता है। कैसा? आयात व्यापार, इंपोर्ट, जिसमें हम क्या है किसी देश से वस्तुओं को माल को क्रय करते हैं, निर्यात के हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। फिर होते हैं पुनः निर्यात व्यापार मतलब इंट्रापोर्ट, इसमें हम क्या किसी देश से मंगा के किसी तीसरे देश को प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा इंट्रापोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देशी व्यापार और ये हमारे यहाँ पे चार्ट दिया। जैसे अगर हम बात करें
इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ चीन से खिलौने खरीदकर भारत बेचना, चीन से हमने खिलौने खरीदे और भारत में हम बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में विदेशी व्यापार में अगर बात करेंगे, आयात हो गए, हम निर्यात की अगर बात करेंगे, अमेरिका को भारत से बासमती चावल बेचना, ठीक है। अमेरिका को भारत से बासमती चावल भेजना, मतलब अमेरिका को हम बासमती चावल भेज रहे हैं, ठीक है, भारत से, और तो ये हमारे ये निर्यात हो जाएगा। अब हम इंट्रापोर्ट की बात कर रहे थे, पुनः निर्यात के, भारतीय फर्म द्वारा जापान से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर थाईलैंड में भेज दिया। हमने क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ से खरीदा, जापान से खरीदा और उसे हमने थाईलैंड में भेजा, तो ये इंट्रापोर्ट हो जाएगा। व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करें, व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं परिवहन एवं संदेशवाहन, वस्तुएं उत्पाद स्थान से उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने की बाधा उत्पन्न होती है, जिसे परिवहन द्वारा दूर किया जाता है। इस बाधा का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादन व विक्रेता दूर दूर स्थानों पर होते हैं, तो वस्तुओं के सौदे करने में बाधा आती है। इस समस्या का समाधान संदेशवाहन, टेलीफोन, डाकघर सेवाएं, इंटरनेट आदि द्वारा किया जाता है। बैंकिंग, उद्योग एवं व्यापारी फर्मों को समय समय वित्त की आवश्यकता होती है, जो क्या है, वित्त के अभाव में व्यापार करना कठिन हो जाता है। इस बाधा को बैंकिंग की सहायता से दूर किया जा सकता है। बीमा, जब वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तब मार्ग में होने वाली क्षति को कम करने के लिए क्या है, बीमा लिया जाता है या बीमा सहायता करता है। संग्रहण क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके उत्पादन और उपभोग के बीच कुछ समय का अंतर होता है तथा तैयार माल को उसके उत्पादन समय से उपभोग समय तथा संग्रहण करके रखना पड़ता है। इस समस्या को भंडारण गिरोह की सहायता से दूर किया जा सकता है। विज्ञापन, आज बढ़ती हुई प्रतियोगिता को देखते हुए उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अतः उत्पादित माल को शीघ्र और नियमित बिक्री करने के लिए विज्ञापन की सहायता ली जाती है। विज्ञापन से हम क्या है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी करते हैं और अपने वस्तु के बारे में बताते भी हैं, ठीक है। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या है? इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना है। व्यावसायिक जोखिम क्या है? भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित जोखिम को जन्म देता है। व्यवसाय में संदर्भ में जोखिम के उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसे ग्राहक की रुचि में बदलाव, श्रमिकों की हड़ताल, बाढ़, भूकंप इत्यादि। व्यवसाय जोखिम की प्रकृति क्या होती है? जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। जो हमारा जोखिम है वो अनिश्चितताओं का, अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। सभी व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे हड़ताल, मूल्य परिवर्तन, मांग, लागत अनुमान, सूखा इत्यादि। जो जोखिम से बचा नहीं जा सकता, भाई जोखिम से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप सोचोगे मैं प्रावधान मतलब प्रोविज़न कर लूँ, रिजर्व बना लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं पता है कब कितने का हमें जोखिम उठाना पड़ सकता है, तो जोखिम से नहीं बचा जा सकता, ठीक है। जोखिम के जाल से निकलना व्यवसाय के लिए संभव नहीं, क्योंकि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य निश्चित है। जोखिम को समाप्त नहीं किया जाता। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार है और व्यवसाय करना ही अपने में एक जोखिम है, ठीक है। तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो ये तो भूल जाओ कि आपको जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। हर रोज जोखिम उठाना पड़ेगा। तो जोखिम की मात्रा व्यवसाय का आकार भी, भाई जोखिम मतलब नुकसान, जितना बड़ा व्यवसाय जितनी ज़्यादा पूंजी उतना बड़ा नुकसान, तो ये व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। जोखिम का प्रतिफल ही लाभ होता है। जोखिम का जो प्रतिफल, ये हम बात करें ना, मैंने कहा ना अगर व्यवसाय किया तो भाई जोखिम होना जरूरी है, कोई पता नहीं है कब कितना होगा, तो ये तो आप भूल जाओगे जोखिम नहीं होता। जोखिम का जो प्रतिफल है वही लाभ होता है। तो व्यवसाय में जोखिम उठाने के बदले जो कुछ व्यवसाय को मिलता है वो उसका लाभ होता है। जिन व्यवसाय में जोखिम नहीं होता उसमें लाभ नहीं होता है। जितना अधिक जोखिम होता है उतने अधिक लाभ की संभावना होती है। भाई जितना जोखिम उठाओगे उतना अधिक लाभ कमाओगे। व्यवसाय जोखिमों के कारण, प्राकृतिक कारण, इसके अंतर्गत क्या आ सकता है कि मनुष्य तो कोई भी क्या तूफान, भूचाल, बाढ़ इत्यादि आती है, ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं बिजनेसमैन को। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं? मानव असावधानी, हड़ताल, बेईमानी या चाहे फर्जीवाड़ी जो होता है, ठीक है, जालसाजी आदि के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक कारण, मांग मूल्य में उतार चढ़ाव, कड़ी प्रतियोगिता, फैशन में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन से संबंधित आर्थिक कारण हो जाए। अन्य कारण, उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त वे सभी कारण आते हैं जिनसे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, यांत्रिक कारण, अकुशल व्यावसायिक प्रबंधक इत्यादि, ठीक है। अब व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, देखो व्यवसाय जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। व्यवसाय का चुनाव, कि हम कौन से व्यवसाय का चुनाव कर रहे हैं, ये व्यवसाय हमारे लिए यहाँ पर हितकर होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब हमने वो व्यवसाय कर लिया जिसकी वहाँ पे मांग ही नहीं। मान लो अनपढ़ पूरी लेबर मतलब वहाँ पे रहती है, मतलब वहाँ पे अनएजुकेटेड
इलिटरेट पर्सन रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, वहाँ हमने क्या बुक स्टॉल खोल दिया, तो वहाँ भैया कौन पढ़ेगा, या हमने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया तो वहाँ कौन न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो ऐसा मतलब हमें व्यवसाय का जो चुनाव करना है हमें देख के करना है, हमें पहले क्या है पूरा वहाँ का एनालाइज करना है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का व्यवसाय चलेगा इस चीज़ की हमें जानकारी इकट्ठी करनी, उसके बाद ही हम व्यवसाय करें, ठीक है। तो ये तो हमारे व्यवसाय चुनाव कि किस तरीके का हमें व्यवसाय करना है, ट्रेडिंग करना है, प्रोडक्शन करना है या सर्विस देना है। तो हमारे ये मतलब ये भी पता है भाई ट्रेडिंग हमें करना है, ठीक है, या निर्माण हमें किसी चीज़ का करना है, या सेवा मतलब क्या है सर्विस देनी है, तो किस तरीके का व्यापार करना है ये आपको वहाँ पे परिवेश के अनुसार ही डिसाइड करना है। व्यवसाय का पैमाना, अब व्यवसाय का पैमाना भी मतलब कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए ये भी निर्णय इसी के आधार पर लिया जाता है, आपके पास कितनी पूंजी है उसके आधार पर, ठीक है। ठीक, पूंजी के आधार पर जोखिम तत्व, क्योंकि जितनी पूंजी होगी उसी हिसाब से जोखिम भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। प्रबंधकीय क्षमता आदि पर ध्यान रखना चाहिए। व्यवसाय के प्रारूप का चयन, यदि छोटे पैमाने पर व्यवसाय करना है तो एकाकी व्यवसाय उचित है, अदरवाइज बड़े पैमाने पर तो हमारे साझेदारी या कंपनी को चयन कर सकते हैं। व्यवसाय के स्थान का चुनाव, मैंने कहा ना कि कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें बहुत ज़रूरी रिसर्च करना चाहिए कि यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय कुछ बातों पर ध्यान आवश्यक रखना चाहिए, जैसे कच्चे माल की सुविधा आसानी से हमें मिल जाए, मतलब पहुंच आसानी से हो जाए, श्रमिक सस्ते मिल जाए, पर्याप्त मात्रा में यातायात बैंकिंग सुविधा वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वित्त की व्यवस्था करना, पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए, इसके बाद इसे प्राप्ति के स्रोतों का निर्धारण करना चाहिए कि हमें पूंजी कहाँ कहाँ से मिलेगी, ठीक है, कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बजटिंग वगैरह बनाना ये सब हमारा आ जाता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी ये यहाँ तक ही रही है कि वित्त की व्यवस्था, ठीक है, बजटिंग वगैरह का आगे की बात है। भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं हमारी क्या कि नया उपक्रम शुरू करने से पहले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें हो गई, उपकरण हो गए, चुनाव करना भी एक नाजुक समस्या होती है, किस तरीके में मशीनें, ठीक क्या, ये सारी चीज़ें हमारी पूंजी पर डिपेंड करती हैं। संयंत्र की स्थापना, मशीनों को क्रय करने के बाद इन्हें कारखाने के भवन में लगाने की योजना बनाई जाती है कि अब कहाँ लगनी है, ये सारी चीज़ संयंत्र की स्थापना से रिलेटेड हो। कार्यबल, किस व्यवसाय के लिए कितना कर्मचारी हमें चाहिए होगा, वो क्या है हमारा कार्यबल में आ जाता है, जिसमें कुशल अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय कर्मचारी, उपक्रम के लिए, ठीक है, सही व्यक्तियों को चुनाव करना आवश्यक है। स्किल्ड नॉन स्किल्ड, ठीक है, लेबर क्लास या हमें मतलब प्रोफेशनल कितने किस नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ये हमें कार्यबल जो होता है इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर कर नियोजन, व्यवसाय अथवा व्यवसाय के आकार का निर्णय लेते समय संबंधित विभिन्न कानूनों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा व्यवसाय हो उतना ज़्यादा आपको भाई उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। व्यवसाय आरंभ करना, उपरोक्त समस्त कार्रवाई पूरी करने के बाद व्यवसाय आरंभ करने की बारी आती है, इसके लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में नेक्स्ट डे हम आपको मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।